दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 16.3 का 18th प्रश्न देखेंगे। ये अब एक्सरसाइज ख़त्म ही होने वाला है ना। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं बस, है ना। देखिए, 18वां प्रश्न बोल रहा है, इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स वाला जो है ना, हम लिखते चलते हैं क्वेश्चन को, है ना, फिर पढ़ते चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, बोल रहा है 40%। 40% है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.4 लिख सकते हो ना। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या कितना? 40%। 30% बायोलॉजी और 10% स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एंड मतलब क्या है? कॉमन, है ना, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी को 20 से डिनोट कर लो आप, है ना। बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या कितना है? 30%। तो इसको आप 0.3 लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स और ये बायोलॉजी, और को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो है दोनों, ये कितना है आपका? 10% है, ठीक। मतलब इसको आप 0.1 लिख सकते हो। अब पूछ रहा है, इफ ए student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics और बायोलॉजी, है ना। और बोल रहा है मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, और वो क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? यूनियन बायोलॉजी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये बड़ा ही कॉमन फार्मूला है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी, है ना, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी। इसमें सारे वैल्यू दिए गए हैं। 0.4 है, प्लस पॉइंट इसका 0.3 है, माइनस 0.1 है। सारे वैल्यू डाल दो और फिर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 0.7 माइनस 0.1, 0.6। यही आपका क्या है? मतलब दोनों मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या 0.6 है या फिर 60% है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। चले, बहुत आसान है। अब इस तरीके से हम लोग 19वें प्रश्न क्यों चलते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है, इन एन interest test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both, है ना। पूछ रहा है कि मतलब दोनों एग्जामिनेशन पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो एग्जामिनेशन है तो हम लोग E1 E2 से इसको डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन की, इसको E2 से डिनोट कर लेते हैं, क्या है? 0.7 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, है ना, कम से कम एक एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 मिनट, अब देखो इसमें ना क्या बोल रहा है ना कि कम से कम, यहाँ पे देखो वेन डायग्राम में आप देख लो पहले, है ना। ये बोला जा रहा है एक इसको E1 मान लो, है ना, ये E2 मान लो, है ना, E2। ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है जो सिर्फ एग्जाम एक को पास करने का वो है ना। ये उसके बाद आता है ये वाला सर्कल, ये E2 जो है, ये E2 एग्जाम पास करने वाला ये है। और ये बीच में जो कॉमन है, ये वाला कॉमन, ये है दोनों E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब दोनों एग्जाम पास करने वालों की संख्या है, ठीक। आपको यहाँ पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम,
मतलब आपको बताया जा रहा है कि ये मतलब दोनों में से कोई एक भी पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P। इसको कैसे लिखते हैं, इसको यूनियन E2 इक्वल टू 0.95। मतलब ना ये टोटल आपका हो जाएगा कि देखो आप ये वाला क्या है, सिर्फ E1 मतलब एग्जामिनेशन 1 पास करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है E2 सिर्फ दूसरे एग्जाम पास करने की, ये दोनों कॉमन का है। लेकिन कम से कम अगर एक ही पास करने की प्रोबेबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ आ जाएगा, है ना, पूरा सर्कल इसमें आ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू 0.95, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.95 होगा। आपको पूछा क्या जा रहा है, फाइंड क्या करने को बोल रहा है, E1 इंटरसेक्शन, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, मतलब दोनों एग्जाम पास करने की ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये वाला इसको पास करने की आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है आपसे, इसी को फाइंड आउट करना है। फिर से वही फार्मूला, वी नो दैट क्या होता है फार्मूला, P(E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आप बताओ, P(E1 प्लस P(E2 माइनस P(E1 इंटरसेक्शन E2), यही होता है फार्मूला। चले इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, बहुत आसान है। चले इसको जो है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, P इस वाले को इधर E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या होगा, P(E1 प्लस P(E2 माइनस P, ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा E1 यूनियन E2, है ना। इस तरीके से वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। P(E1 का वैल्यू क्या है 0.8 है, प्लस इसका क्या है 0.7 माइनस 0.95, यही है। इस तरीके से दोनों एग्जाम पास करने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1.5 माइनस 0.95 इज इक्वल टू 0.55, यह इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक, चले अब बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5, मतलब बोथ दोनों कॉमन है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी को एच से लिख लो, इंग्लिश को ई से, दोनों पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 0.5 है ना। उसके बाद एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1 है, नाइदर मतलब ना हिंदी पास कर रहा है ना और इंग्लिश पास, कुछ कर ही नहीं रहा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन। चलो ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना। अब बोल रहा है कि नाइदर मतलब ना हिंदी पास कर रहा है ना इंग्लिश पास कर रहा है, तो ना इंग्लिश पास नहीं करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ई डैश मतलब इंग्लिश पास नहीं कर रहा है ना, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हिंदी पास नहीं कर रहा मतलब एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 है ना। यही बोल रहा है नाइदर, कोई कुछ पास ही नहीं कर रहा है, ना हिंदी पास कर रहा है ना ना इंग्लिश पास कर रहा है ना हिंदी पास कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है ना। उसके बाद एक और दिया गया डाटा आपको, इंग्लिश पास करने वाले की सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, तो आपको सिर्फ हिंदी का बताना है कि कितना क्या प्रोबेबिलिटी है हिंदी पास करने वाले एग्जामिनेशन की। अब अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन है ना, मैं कल की क्लास में बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश को हम कैसे लिखते हैं 1 है ना, इसको कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एच डैश, ऐसे लिखते हैं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश का डैश है ना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच डैश है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। अब जब इसको ऐसे लिखते हैं ना, एच डैश 1 माइनस पी ई यूनियन एच, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक, मतलब आपको इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? सो पी, इसको इधर लेके आ जाओ, पी ई यूनियन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, यही है। तो हमारा इसकी वैल्यू दिया गया है, इसलिए क्या मिल जाएगा? पी ई यूनियन एच की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1। ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश की वैल्यू क्या है? 0.1 है ना। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो गई? 0.9 हो गई। ठीक, अब फिर जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, वही फार्मूला लगाओ, वी नो दैट पी ई यूनियन एच क्या हो जाएगा? पी ई प्लस पी एच माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच, है ना। सारे वैल्यू दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, 0.9 इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है? 0.75 है ना, प्लस पी एच तो आपको फाइंड आउट ही करने हैं, और पी शुरू में ही दिया गया 0.5 है, पी ई इंटरसेक्शन एच का वैल्यू क्या है? 0.5 है। तो इसलिए पी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0.9 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.65। हिंदी पास करने वालों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। यही आपका आंसर हो गया।